सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये वैसी ही घटना मनमर्जी, अगर जिस मौसम दिन का वैसी डोलेगी ही ये घटना धरती सर अगर से आज हो निकलेगी जाए सब मत। तो आज उससे 5 गुना ज़्यादा जान माल की क्षति होगी, जान की। नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हिमालय के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को 10 साल पूरे हुए हैं। 16-17 जून 2013 की रात हिमालय के इस भूभाग ने अपने इतिहास का संभवतः सबसे बुरा, सबसे त्रासद दौर देखा, जिसमें हज़ारों जानें गई। इन बीते एक दशक में उस आपदा से हमारी क्या लर्निंग्स रही, हमने उसके बाद हम कितना चेते, कितना उस आपदा को ध्यान में रखते हुए हमने अपने भविष्य में उस तरह की आपदाओं से बचा जा सके, इस दिशा में काम किया। हालांकि वो आपदा प्राकृतिक थी, यानी कि कई दुर्लभ प्राकृतिक संयोगों से वो पैदा ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके नुकसान को जो इतना बड़ा बनाया उसमें कई मानव जनित कारण रहे। इस पर विशेष तौर से बहुत बार उस समय पे पर्टिकुलरली चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा की दिशा में आगे कितने काम हुए, इस पर हम आज बात करेंगे। और ये मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं, किताब का नाम है तुम चुप क्यों रहे केदार। वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी जी की ये किताब है। आज हृदय जोशी जी हमारे साथ हैं। 10वां इस किताब के 10 वार्षिकी संस्करण आया है इस किताब का। ये किताब 2014 में सबसे पहले लॉन्च हो गई थी। और हृदय सर उन चुनिंदा पत्रकारों में थे जो उस त्रासदी को विटनेस करने सबसे पहले पहुंचे थे। उसकी वो कितनी व्यापक थी दुनिया के सामने, सबसे पहले जो लोग उसको लेकर आए उनमें हृदय जोशी जी शामिल थे। उसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर SP सती हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। हृदय सर, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। हम इस पर बात करें कि उस लर्निंग पर हमने आगे किस तरह से काम किया या क्या सीखा। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आप एक बार अगर रिकॉल कर पाएँ कि वो जो दौर था जब आप सबसे पहले वहाँ पहुँचे, उस जगह पे पहुँचे, तो पहला अकाउंट क्या था, पहली जब आपने वो विटनेस किया, वो नज़ारा, उसका थोड़ा सा आप। तो करीब वहाँ पहुँचने में राहुल करीब 2 दिन लग गए थे पहुँचने में, केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने में। और ये 2 दिन का वक्त भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि शेरसी एक जगह है फाटा के पास, उस वहाँ से हमको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल पाई। वहाँ तक हम बाई रोड गए थे। रास्ते बिल्कुल बह गए थे। जो रास्ते उपलब्ध थे उन रास्तों में ज़बरदस्त जैम लगा हुआ था, मतलब उसमें जाम लगा हुआ था, इसलिए कि गाड़ियाँ, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। तो हुआ ये था, मैं जिन लोगों को पता नहीं ये बता दूं कि 3-4 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से वो बाढ़ आई। पहला तो ये कि उस साल लगातार 12 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच बारिश जो है वो कई गुना ज़्यादा हुई। उसके कई मौसमी कारक थे, उसमें डॉक्टर सती भी बता सकते हैं। दूसरी वजह ये थी वहाँ पर कि उस साल बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी और बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघली, तो नदियों का जलस्तर ज़्यादा था। तीसरा जो सबसे तात्कालिक बड़ा कारण था कि 17 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग में चौराबाड़ी लेक, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से बनी हुई झील थी, हिमनद झील थी, वो टूट गई और कई मिलियन लीटर पानी पर सेकंड की रफ्तार से मंदाकिनी में भरता चला गया। और उस दिन केदारनाथ खत्म हुआ, उससे पहले रामबाड़ा बह चुका था 16 तारीख को। तो इन कारणों से हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग मरे। सरकार खुद मानती है कि 4,500 लोग मरे। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था इतनी ऊंचाई में, पूरी दुनिया में आज तक कभी इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। संभवतः सबसे ज़्यादा संख्या में लोग मरे हैं। शायद कोई घटना होगी, लेकिन दर्ज घटनाओं में हमें याद नहीं आती जब पूरी दुनिया में, जब इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोग मरे। तो इस लिहाज से, लेकिन जो है उसके अलावा केवल केदार घाटी ही बर्बाद नहीं हो रही थी। बद्रीनाथ में बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई। पांडुकेश्वर, लामबगड़ जैसी जगहें बहुत बुरी तरह तबाह हुई थी। उसके अलावा जिस इलाकों का ध्यान नहीं गया, और इसके पीछे वजह थी कि वहाँ लोगों की मौत नहीं हुई थी लेकिन बहुत परेशान थे लोग, वो थे दारमा चौदास की घाटी। तो उस वक्त हम वहाँ भी गए थे और इतना ज़्यादा था। हाँ, एक कारणों में एक बात और जोड़ने की ज़रूरत है, जो बाद में डॉक्टर सती और तमाम विशेषज्ञों ने जो अपनी जांच की और सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट बॉडी है उसने जो रिपोर्ट दी, उसमें ये कहा कि जितने सारे डैम बने हुए हैं
उन डैम्स की वजह से जो है बहुत इकट्ठा हुआ और कंस्ट्रक्शन वर्क भी जो चल रहा था उसमें भी नियमों का पालन नहीं हुआ, तो इसने बाढ़ के प्रभाव को और एग्रीवेट किया। ये सरकार ने भी माना बाद में अपने एफिडेविट में। मैं डॉक्टर सती के पास आऊँ उससे पहले एक छोटा सा कमेंट इस पर भी कि जब आपने पहली बार वो नज़ारा देखा हेलीकॉप्टर से केदारनाथ को और नीचे का जो लैंडस्केप था, क्या वो पहली बार में आप अनुमान लगा पाए थे कि कितना व्यापक नुकसान हो गया है और कितनी जानें संभवतः चली गई? हम जब रुद्रप्रयाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत दिक्कत हुई, तो हमें ऑफिस से कहा गया कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ लाइक हिमालयन सुनामी, क्योंकि उस वक्त सुनामी इंडिया में सबसे बड़ी 2004 में जो आई थी घटना मानी गई, तो उन्होंने कहा कि ये सुनामी जैसी त्रासदी है। फिर हमने लोगों के गुस्से को देखा तो उससे अंदाज़ा हुआ रास्ते में, लेकिन लोगों को भी पता नहीं था कि कितनी मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद जब पहली उड़ान मैंने भरी, और तब तक मुझे उन हेलीकॉप्टर के पायलटों से मेरी बात नहीं हुई थी जिन्होंने उस दिन मुझसे पहले उड़ान भर चुके थे, तब देखने से पता चला कि मतलब पूरा का पूरा पहाड़ गिरा हुआ था नीचे। ऐसा लगता ही नहीं था यहाँ, जैसे हम केदारनाथ तो गए हुए थे, केदारनाथ के रास्ते जो हैं पूरे बह गए थे। और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो किताब में, रामबाड़ा का जो पायलट है, जो इस किताब में भी लिखा है, जो पायलट जो गया पहली बार, जिसको सरकार ने कहा कि आप जाके पता लगाओ कि क्या हुआ है, वो पायलट जब पहली बार उड़ा और उसने गौरीकुंड का हाल देखा और आगे गया, तो रामबाड़ा जब उसने देखा कि रामबाड़ा कहाँ है, क्योंकि पायलट्स को तो रोज उड़ते हैं पता चल जाता है कि ये कोऑर्डिनेट रामबाड़ा का है, तो जब उसने देखा रामबाड़ा है ही नहीं, तब उसने कहा तो उसने वापस आके रिपोर्ट किया कि सर देयर इज नो रामबाड़ा, और उस दिन वो केदारनाथ गया ही नहीं 17 की शाम को। फिर अगले दिन 8 बजे हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हुए और इतनी देर तक बहुत सारे लोग ऊंचाइयों पे चले गए थे, उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया, यानी उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया ठंड की वजह से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और 11,000-12,000 फीट की ऊंचाई पर लोग फंसे हुए थे। उस घटना का, उस दिन का, उसका व्यापक ब्यौरा इस किताब में दर्ज है। ये किताब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है और आप लोग इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये उस समय का पल पल का ब्यौरा इसमें दर्ज है, आप लोग बहुत डिटेल में इसमें जान सकते हैं। सती सर, जो हम बात कहते हैं कि हमने इससे क्या सीखा, उससे पहले आपका कमेंट इस पर लेना चाहूँगा कि 2013 की आपदा को जब हम ये कहते हैं कि ह्यूमन इंटरफेस की वजह से मल्टीफोल्ड वो जो हो गया, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हम गिन सकते हैं कि क्या क्या कारण थे जिन कारणों से हम सीधा देख सकते हैं कि ये ना होते तो शायद आपदा में नुकसान बहुत कम हो सकता था 2013 वाली आपदा। ये बात तो सच है राहुल कि ये दुर्लभतम मौसमी घटना थी और उसका कारण कुछ तो हृदय ने बताया है कि यह एक दुर्लभ सिचुएशन बन गई थी कि मिड जून में इस इलाके में एक बहुत लो प्रेशर जोन बन गया था, जिसकी वजह से मॉनसून ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, बे ऑफ बंगाल से सीधे यहाँ आ गया। और इससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में बारिश तो बता ही रहे हैं कि मौसम जून में आ ही रही थी बारिश, और कुछ मॉइस्चर ये अरेबियन सी से भी आया, ट्रिपल जंक्शन ऑफ मॉइस्चर हो गया था, इतनी बारिश हुई। उसके अलावा जैसे कह रहे हैं कि उस साल मई तक भी बर्फबारी हो रही थी, तो स्नोक्लेड माउंटेन्स हो रखे थे सारे, तो वो पानी वो बर्फ़ भी पिघली तो पानी आया उसमें। ये असामान्य स्थिति थी, बहुत अभूतपूर्व स्थिति थी। लेकिन इसके जो आपदा में परिवर्तित हुआ और इतनी विराटता इस आपदा की हुई, इसके 2-3 मुख्य कारण थे। एक तो ये था कि नदी मार्ग पर अतिक्रमण और बहुत बड़ी तादाद में बड़े कंस्ट्रक्शन हो जाना, बिल्कुल नदियों के जड़ से, नदियों के सतह से, लगभग रिवर बेड से होटल उठे हुए थे। और रिवर बेड पे पेलो चैनल पे, जैसे रामबाड़ा की बात कर रहे हैं, रामबाड़ा मंदाकिनी का पेलो चैनल था और सबसे पहले उसको वहाँ अतिक्रमण करने का काम किया, बिल्कुल रिवर बेड से सबसे पहले किया गढ़वाल मंडल विकास निगम ने। उसकी देखा देखी रामबाड़ा सेटलमेंट अस्तित्व में आया। उसके नीचे की तरफ आओ तो शालसोड़ में ये स्थिति थी, वो भी गढ़वाल मंडल विकास निगम का था। आप श्रीनगर में आइए, श्रीनगर रिवर बेड पे 1970 के फ्लड प्लेन पे आपने एकेडमी, एसएसबी की एकेडमी की इतनी बड़ी ब्लॉक बिल्डिंग बना दी थी। ये तो कुछ उदाहरण है इनका देखे से कि वहीं नीचे ही से बिल्कुल रिवर बेड से ही लोगों ने बड़े बड़े होटल वगैरह पूरा ये इस बात का तथ्य आप इससे भी परिलक्षित होता है कि ज़्यादातर बस्तियां 1960 के बाद बनी हुई बस्तियां टूटी हैं, उससे पहले के सेटलमेंट नहीं टूटे हैं ज़्यादातर। केवल अगर हम अगस्त मुनि का वो द्यूल वाला पीपल और वो वाला इलाका देखें तो उसके अलावा ऐसा नहीं हुआ कि पुरानी बस्तियां ज़्यादा टूटी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जैसे हृदय ने भी इसको इंगित किया है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी थे उनके सराउंडिंग में और उनके इमीडिएट डाउन स्ट्रीम में
बड़ी तबाही हुई है। क्योंकि जो मक जनरेट करके इन्होंने नदी के किनारे लगा दिए थे, वो एक स्क्रैप में वो सारा एक फ्लड में वो बढ़ गया। उसने डेंसिटी बढ़ाई पानी की, उसने पानी का वॉल्यूम बढ़ाया और उसकी वजह से मारक क्षमता बढ़ी। श्रीनगर का एग्जाम्पल पूरा श्रीनगर उसी के मलबे में दफन हुआ। उसी मलबे में दफन हुआ। और ये बाद में जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित HPC हाई पावर कमेटी ने भी ये बात मानी। तीसरे महत्वपूर्ण जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसमें थी, वो इसमें जो हमारा मौसम का फोरकास्ट सिस्टम था और जो यात्रा, अनियंत्रित यात्रा पर कोई नियंत्रण न होना। यात्रा कितने पहुंचेगी, वहाँ कितनी कैपेसिटी है, कितने होटल में रह सकते हैं, कितने होटल महफूज हैं, इस बात का आज भी नहीं है आकलन। तो उस समय भी नहीं था। तो और चौथी महत्वपूर्ण बात ये हुई, जो केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा हुई, वो उस दौरान पंडितों की हड़ताल हुई थी, पंडों की। तो वो अंदर जाने के लिए उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। तो 2-3 दिन का स्टफ वहाँ, वो जो भीड़ थी वो स्टक हो गई वहाँ, है ना। घोड़े खच्चर वालों की भी हड़ताल थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके इन्होंने, मतलब वहाँ पूरा टाइम बॉम्ब बना दिया गया था और मौसम ने उसको। गौरीकुंड में एक होटल का ये हाल था जिसका जिक्र इस किताब में भी है कि जब वो होटल हिलने लगा, जिस समय बाढ़ आई तो वो होटल हिलने लगा, तो होटल के मालिक ने होटल को बाहर से लॉक कर दिया और कहा कि ऐसा यहाँ होता रहता है, और लोग अंदर से चिल्लाते रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि होटल पूरा का पूरा मंदाकिनी में चला गया, गौरीकुंड में। और लोगों को मौका तक नहीं ये मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ, उस होटल का नाम भी यहाँ पर है, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए वो देख सकते हैं। तो वो भी हुआ। ये हुआ। हृदय सर, जैसे कि अभी सती सर की बात में भी जिक्र आया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, तो खास करके 2013 की आपदा के बाद हम लोगों ने, क्या ऐसा लगता है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने स्पेशली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की दिशा में उससे 2013 से कुछ सीख लेने की कोशिश की हो? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तो जो जिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट्स नहीं आने चाहिए, सरकार उन प्रोजेक्ट्स को ला रही है और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ एक और बड़ी बात हुई है, वो हुई है चारधाम यात्रा मार्ग को लेकर। 900 किलोमीटर के यात्रा मार्ग का उद्घाटन कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कह के उसे बढ़ाया गया आगे, लेकिन कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार, एक ऐसा माहौल है, वो इस तरह के प्रोजेक्ट को अभी ये नहीं कह सकता कि थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि उन्हें लगता है फिर उन्हें विकास विरोधी कहा जाएगा, या कहा जाएगा कि चारधाम के लिए यात्रा मार्ग निकल रहा है तो आप क्यों मना कर रहे हो। लेकिन 900 किलोमीटर के इस यात्रा मार्ग में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि कई बार नियमों को सर्कमवेंट करने की कोशिश हुई, यानी नियमों को की अवहेलना करने की कोशिश हुई। मक डंपिंग यार्ड नहीं बनाए गए ठीक से, तो नदी में और मलबा फेंका जा रहा है। पहाड़ों में स्लोप स्टेबलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, जो जियोलॉजिस्ट सती साहब या डॉक्टर नवीन जुयाल ने बताया कि इस तरह से पहाड़ों को नहीं काटा जा सकता, और उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस भी हुई, बल्कि गुस्से में आकर रवि चोपड़ा साहब ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद हमें दिखाई दिया एक अंतर और कि जो सरकार पॉलिसी नहीं कर पा रही है, वो 2021 की बाढ़ में, जब ऋषिगंगा में बाढ़ आई है, तो हमें ये पता चला कि आज हम विपर्जय से तो बच सकते हैं क्योंकि अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लेकिन आप यही फ़ायदा हमें हिमालयी क्षेत्रों में बार बार आने वाली बाढ़ में नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके पास अच्छा मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जोशीमठ के रूप में एक बात पता यही कि हमने 1970 की जो रिपोर्ट है जो हमें विशेषज्ञों ने दी है, उसकी अवहेलना करके हमने जोशीमठ को भी धंसने दे रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट जो आपने बारामासा में की है और हमने भी उसे डाउन टू अर्थ में लिखा, वो बद्रीनाथ के रूप में आ रही है। तो सरकार को लगता नहीं, उसके लिए विकास का एक मतलब ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन, मतलब देयर इज नो डेवलपमेंट विच इज विदाउट कंस्ट्रक्शन। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस सोच से निकलना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कैन हैपन, इट कैन बी सस्टेनेबल, ये समावेशी हो सकता है और विदाउट तोड़फोड़ भी, मतलब बिना तोड़फोड़ के भी हो सकता है। जी सती सर, जो केदारनाथ में उसके बाद से जिस तरह से रीडेवलपमेंट हुआ, उस समय पे एक हड़बड़ी नज़र, उस समय पे कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में होती थी, एक बहुत हड़बड़ी में सरकार नज़र आई कि किसी भी हाल में यात्रा शुरू कर देनी है और उसके लिए ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन जो है किया गया। वो जो डंप ऊपर से बह के आया था उसी के ऊपर से बना दिया गया। उसको अगर हम जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, जिस तरह से केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो सेटल्ड है या उसमें कितनी तरह की गड़बड़ियां हैं भविष्य के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, यदि उतना व्यापक पानी ना भी आए जैसा कि उस दुर्लभ संयोग की वजह से 2013 में आया, लेकिन अगर उसका 1/10वां भी भाग भी वर्षा होती है और इस तरह का ऊपर से इसी तरह के संयोग बनते हैं, तो आज की स्थिति में केदारनाथ में उसका दोहराव देखा जा सकता है, उतना ही नुकसान देखा जा सकता है, उससे बचने के कुछ तरीके हमने अपनाए हैं? नहीं,
जो ये केदारनाथ में जो आपदा आई वो केदारनाथ के अपस्लोप साइड में जो कुछ हुआ उसकी वजह से है। चौराबाड़ी और उससे उसको आप रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। वहाँ जो हिमोड़ अवसाद हैं, जो मोरेन्स हैं, वो वहाँ पूरे ढेर है, लूज मटेरियल वहाँ है। ऐसी ही बारिश की अगर घटना होती है तो ऐसे इस मामले में कोई ये नहीं बोल सकता है कि वो नहीं आएगा, उसने फिर मोबिलाइज होना है। ऐसे ही है ये बराबर इंटरनेशनल लेवल पे भी जो पब्लिकेशन आ रहे हैं वो लगातार इस बात को बराबर इंगित कर रहे हैं कि जो ये ग्लेशियर्स के पीछे खिसकने से जो लूज मलबा जो पूरे हिमालयी घाटियों में लंबवत ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब नदी की दिशा में लगातार जो जमा है वो कभी भी मोबिलाइज हो सकता है। और मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं मौसम बदलाव के इस आलोक में, ऐसे में कभी भी वो हो सकता है। अब रही बात कि क्या हमने उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ निर्माण कार्य या कुछ अपनी शैली बदली है, मेरा उत्तर है नहीं। इसका एक साफ वैसी ही घटना अगर मौसम का वैसी ही घटना अगर आज हो जाए तो आज उससे 5 गुना ज़्यादा जान माल की क्षति होगी, जान की। पूरे यात्रा मार्ग जाम से अटे पड़े हैं। आपने 4 धाम के नाम पे वाइड तो कर दी, लेकिन आपने रूम भी सोचा कभी कि ज़्यादा चौड़ी रोड का मतलब है ज़्यादा ट्रैफिक चलना। ज़्यादा ट्रैफिक चलाओगे तो रुकोगे कहाँ? आप एक टाउनशिप जहाँ पे बता दो आप कहीं पे जहाँ पे 1,500-2 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपने सड़कों को ही गाड़ियों का शयन मार्ग बना दिया है और लोग वहाँ भेज दिए हैं, नियंत्रण कहीं नहीं है। कई गुना ज़्यादा चौड़ी सड़क का मतलब ज़्यादा लोग जा रहे हैं ऊपर, ज़्यादा लोग वहाँ स्टक हो गए हैं। मौसम की ऐसी घटना हो गई तो ज़्यादा लोगों के हाथ हुए इस बात में। मतलब तो कुल मिला के जो हम नहीं सीखे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज ऐसी घटना हो जाए तो उससे कई गुना लोग मरेंगे। हृदय सर, आप बहुत लंबे समय से एनवायरनमेंट पर रिपोर्ट भी करते रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को देखते रहे हैं। जैसा कि सतीश सर ने अभी बताया कि मतलब हमने अभी हाल ही में मतलब 10 साल का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है कि उससे उसकी गलतियों को इतनी जल्दी भुला दिया जाए। तो अभी हम जैसा सतीश सर कह रहे हैं कि अगर उसी तरह का संयोग होता है तो लगभग 5 गुना ज़्यादा उससे हम जान माल के खतरे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप लगातार पिछले इतने समय से रिपोर्ट करते रहे हैं उत्तराखंड के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से। क्या हम लोग सिर्फ अगर केदारनाथ आपदा को छोड़ दें और बाकी के पिछले 1 दशक में जिस तरह से डेवलपमेंट वर्क्स उत्तराखंड में हो रहे हैं उसको एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से अगर आंकने की कोशिश की जाए तो हम क्या पाते हैं कि हम आपदाओं के और नज़दीक बढ़े हैं या हमने कुछ ऐसी सीख ली हैं कि उनसे बचा जा सके? वो चाहे शहरों के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो, या विकास के अभी रेल परियोजना चल रही है चाहे उसकी बात हो, इन तमाम चीज़ों में हम लोग कितना तैयार हैं? नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी डॉक्टर सती की जो अभी के स्टेटमेंट से मैंने उठाई है वो ये है, और पहले भी कहते रहे हैं, कि चरम मौसमी घटनाओं की, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ोतरी हो रही है। और हिमालय के बहुत सारे हिस्से पैराग्लेशियल जोन हैं या ऐसे मलबे पर टिके हुए हैं जो बहुत कच्चा है। तो इस बात को देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमें कई तरीकों का ध्यान रखना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर तरह की चीज़ हर जगह नहीं बनाई जा सकती, ये सरकार को समझना है। कोई आदमी ये नहीं कह रहा है, जैसे मैंने खुद अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा, कई जगह जंगली जानवरों के हमले में घायल हुए लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते और उनके पास सड़कें नहीं है। वो सड़कों की ज़रूरत है। आपको ऐसी सड़कों की ज़रूरत है जो सड़कें सस्टेनेबल हों और लोगों की ज़रूरत की हों। आप एक ऐसा यात्रा मार्ग बना रहे हैं या ऐसी सड़कें या ऐसे विकास या ऐसे होटल सब बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में, हम इसको चलो इकोनॉमी की नज़र से देखते हैं, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता है इकोनॉमी के, अगर लगाइए कि जो NTPC का प्रोजेक्ट है वो 17 साल से लटका हुआ है तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई और बिजली किस कॉस्ट पर मिलेगी। इसी तरह लगातार अगर आपको 5 लाख यात्रियों को हर साल इवैक्यूएट करना पड़े तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, अगर डैमेज होगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो शुडंट वी थिंक अबाउट एनवायरमेंटल मॉडल जो सस्टेनेबल हो। तो ये है सर। तो क्वेश्चन तो जो बात आपने कही थी उसका आंसर तो पहले दे चुके हैं हम लोग, लेकिन अब मुद्दा ये है कि सरकार को बात सुननी चाहिए सबकी और ऐसे मॉडल पे काम करना चाहिए जो वास्तव में सस्टेनेबल हो। ये
कोई एनजीओ वाला या कोई पत्रकार या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने भूगर्भ शास्त्र पढ़ा है, और ये वो लोग कह रहे हैं जो क्लाइमेट साइंस को जानते हैं, और जो मौसम विज्ञान विभाग जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद कह रहा है कि अगले 5 साल में दुनिया में एक साल ज़रूर होगा जिसका टेम्परेचर अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। 1.5 डिग्री का टेम्परेचर हम ब्रीच करने वाले हैं, ये भी वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हिमालय डबल स्पीड से पिघल रहा है। तो ये सब साइंटिफिक एविडेंस है ना, ये कोई किसी जो कोट एंड कोट झोला वाला रिपोर्ट नहीं है जी। इसको रैप करें सर, उससे पहले कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दोनों के लूँगा। अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि तमाम जो कुछ टर्म्स क्वाइन कर दिए गए हैं और सरकार के पक्ष में या सरकार के साथ जो एक बड़ा जनमानस खड़ा है वो कभी विकास विरोधी कह के कुछ लोगों की रिकमेंडेशंस को नकार देता है, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह के नकार देता है, और ये बात ज़रूर दोहराता है कि ये लोग सवाल तो उठाते हैं लेकिन समाधान भी सरकार को प्रपोज्ड वे में कुछ बड़े बड़े और कुछ स्पेसिफिक बताए जाएं। अगर हम कुछ छोटे ऐसे समाधानों की तरफ भी जो कि इस लर्निंग से सीधे तौर से एटलीस्ट लिए जा सकते थे कि ये हमें 2013 की आपदा ये तो बताती है कि कम से कम ऐसी ये पर्टिकुलर गलती बिल्कुल ना की जाए या इस तरह के समाधान की दिशा में काम किया जाए, ऐसे कुछ आप दोनों लोगों से कुछ पॉइंटर्स फाइनली लेके इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि इससे हमारी असली लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या होने चाहिए थे। नहीं, महत्वपूर्ण बात जो 2013 के बाद भी आई थी जी। उस समय भी ये कहा था कि ये इसकी वजह से चारधाम यात्रा जो हिंडर हुई है 2013 की आपदा के बाद, उसके बाद ये कहा गया कि करीब 20 से 25 लाख लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा है। इस बात को, इस चीज़ को पकड़ के गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया है, इससे रोज़गार मिल रहा है। हम ये कहते हैं कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का इकोनॉमिक मॉडल ये नहीं हो सकता है एक सिंगल किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे ही जो खड़ा हो, उसको वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है। आपने ये मान के चल दिया कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो तब ऐसी स्थिति आएगी। आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि हिमालय की दशा अनलिमिटेड लोगों को फीड करने, एक साथ वहाँ जाएं और वो रह सकें, ऐसी स्थितियाँ नहीं है। आपको लिमिट, कहीं राइडर लगाना पड़ेगा, आपको एक कंट्रोल कहीं पे लगाना पड़ेगा, नंबर्स पे आपको एक कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। यार इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। शुरू में करा भी गवर्नमेंट ने एक आध बार प्रयास करा, लेकिन होटल लॉबी के प्रयास में, कई तरह के लोगों के प्रयास में, उसका कारण ये भी है कि लोग केवल उसी पर नज़र, पैसे कमाने के लिए केवल उन्होंने वही जरिया मत, आपने 20-25 साल में कुछ और ऐसा जरिया तैयार ही नहीं किया कि लोगों की इकोनॉमी का कुछ और जरिया भी हो। दूसरा, टूरिज़्म भी करते हैं तो टूरिज़्म केवल यही तो रूट थोड़ी है भाई, यात्रा की यही रूट थोड़ी है। सारे रूट्स पे को डेवलप करते इस तरह से करते हैं कि जिस तरह से लोग एक तरह से सेग्रीगेटेड टूरिज़्म ना होता, ये सारे ज़्यादा डिसेमिनेटेड होता, तो उसका दूसरा होता है। तो एक बात और भी है, महत्वपूर्ण ये भी है कि 2013 की आपदा में हृदय ने हल्का ये बात को इंगित किया था, ये केवल केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई, पर केदारनाथ आपदा नहीं थी। सतलुज से लेकर काली के बीच की 14-15 रिवर्स एक साथ बाढ़ आई थी, एक साथ लबालब हुई थी। 14-15 रिवर्स, ये कभी भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी एक वैली में बाढ़ आई, कभी दूसरी वैली में, सबकी सब रिवर्स में एक साथ बाढ़, ये पहली घटना देखी गई। तो दो तरह के मोर्चों पे काम करना पड़ेगा आपको। एक तो आपको इस दृष्टि से कि सारा एक साथ भी पूरा स्टेट वल्नरेबल हो सकता है, पूरा हिल एक साथ एक तरह की स्थिति से जूझ सकता है ना। ये भूकंप में भी हो सकता है। और भूकंप के बारे में तो कहा भी जाता है कि पेंडिंग है, पेंडिंग है। ये तो इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। उत्तराखंड के या हिमालय की स्थितियों को समझना पड़ेगा। ये मल्टी डिजास्टर प्रोन रीजन है, इसमें 2013 की जैसी आपदा भी आ सकती है, और भूकंप, बड़ा भूकंप कभी भी 8+ का आ सकता है। कहीं भी ये डिस्कोर्स सोचने में कहीं भी नहीं है। दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे हृदय ने कहा कि या जैसे तुम पूछ रहे हो कि विकास विरोधी, ऐसा भी हुआ है कि एक स्थिति में जैसे कई विरोध हुए हैं, तो कुछ तात्कालिक स्थितियों में ऐसे विरोध हुए, वेल कंसीव्ड विरोध नहीं थे, जिनके पीछे कोई समुचित तर्क नहीं था, अध्ययन नहीं था, ऐसा भी होता है। और ऐसी दशा के जो विरोध हैं वो फिर जो ये लॉबी होती है, जो इनके पक्ष की जो लॉबी होती है, उनको बहुत सरल हो जाता है इसको बूचर मैसेकर करना है, इसको बंद, वो इसके खिलाफ माहौल बनाना कि ये विकास विरोधी, इनके पास कोई मॉडल नहीं है। आज तो जो भी देखो, 2013 की आपदा के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आया,
हम जैसे लोगों ने कभी नहीं बोला है कि तुम इसको बंद करो। हमने कहा कि ये चिंताएं हैं, इनको एड्रेस करने के लिए क्या है ये, तो ये देखना जरूरी पड़ेगा कि पहले आप इन प्रश्नों को जो वैज्ञानिकों ने उठाए हैं समुचित अध्ययन के बाद, उसको एड्रेस करना जरूरी है। ये हम करें। बहुत शुक्रिया सतीश सर। हृदय सर, आपका भी बस कंक्लूडिंग रिमार्क लगभग उन्हीं लाइंस पे। नहीं, सारी बातें उन्होंने कह दी। मैं 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। एक तो जब से रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है और वर्ल्ड स्टेज में सरकार ने कहा है कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि 1,75,000 मेगावाट तक बनाएगी, वहाँ ले जाएगी रिन्यूएबल को, वो नहीं ले जा पाई है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि बड़े डैम्स को, जो पहले रिन्यूएबल नहीं माने जाते थे, अब बड़े डैम्स को भी रिन्यूएबल में जोड़ दिया है। तो आने वाले दिनों का एक खतरा है कि हमारे सारे डैम मिलकर जितनी बिजली अभी पैदा करते हैं उत्तराखंड में, एक अकेला डैम जो पंचेश्वर डैम है वो उससे ज़्यादा बिजली बनाएगा। तो वो कितना बड़ा डैम है, एक तो सरकार उसको बढ़ा रही है, और दूसरा बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है तमाम जो मोर्चों पर डैम्स के अलावा ये जो सड़क निर्माण के काम कर रही है, उसको समझना पड़ेगा कि हमें छोटी और पतली सड़कों की, पतली से मेरा मतलब है सामान्य आकार की सड़कों की, सस्टेनेबल सड़कों की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं पर अगर आपको लगता है ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप 2 या 3 सड़कें छोटी बना सकते हैं जो ज़्यादा सस्टेन करें और जो जियोलॉजिकल नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का पालन करते हुए सरकार कहीं ज़्यादा एक बेहतर मॉडल खड़ा कर सकती है जो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और जो ज़्यादा टिकाऊ होगा और जो ज़्यादा लंबे वक्त तक चलेगा। जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि ये 10 साल केदारनाथ आपदा के बाद हम लोगों ने ये एक पीछे जाके ये देखने की कोशिश करी और आपने 2 एक्सपर्ट्स की बातें सुनी। आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा बारहमासा।